नमस्कार साथियों, आज है दिन सोमवार 22 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, फोर्ब्स की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है छठा स्थान, सातवां स्थान, आठवां स्थान या नौवां स्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नौवां स्थान। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन हैं। ये अब दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। ये फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति वर्तमान में 64 अरब डॉलर के करीब है। हमें यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि कोरोना काल में जियो प्लेटफॉर्म में बढ़ते निवेशकों के रुचि के कारण रिलायंस ने मात्र 2 माह में निवेश के रूप में 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाया। एक बार फिर मैं इसे दोहरा देता हूं, रिलायंस ने मात्र 2 माह में निवेश के रूप में 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाया है, जिसमें 1.15 लाख करोड़ रुपए निवेश केवल जियो में आया है। यही कारण है कि हाल में रिलायंस 11 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया है। साथ ही समय से पहले ही रिलायंस ने खुद को कर्ज मुक्त घोषित भी कर दिया है। अब यहाँ फोर्ब्स का वर्णन है, तो यह एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है, जिसका स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुआ था। फोर्ब्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। चलिए चलते हैं दिन के अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज विश्व के कितने बड़े एक्सचेंजों में शामिल हो गया है? ऑप्शन है 8वां, 9वां, 10वां या 11वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वां। यह रिपोर्ट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज ने जारी किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया में 10वें स्थान पर रहा है। अब सवाल आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 10वें स्थान पर रहा, तो पहले स्थान पर कौन रहा? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर रहा है। अब यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वर्णन है, तो यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यानी भारत का यह सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका स्थापना 1875 में हुआ था। चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 जून। इस बार छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में इस बार योग दिवस का थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग है। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुरुआत 21 जून 2015 को भारत के विशेष आग्रह पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किया गया था। अब सवाल आता है, इसे 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। इसके साथ ही 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से डूबता है, इसलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता भारत कब करेगा? ऑप्शन है जून 2021, जुलाई 2021, अगस्त 2021 या सितंबर 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अगस्त 2021। हमें यहाँ यह याद रखना चाहिए कि हाल में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है।
इसी क्रम में सुरक्षा परिषद का प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। इसी क्रम में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता अगस्त 2021 में करेगा। अभी हाल में भारत के साथ ही 4 और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। वे कौन हैं? तो वे देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मैक्सिको। इन 5 अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो जनवरी 2021 से शुरू होगा। चलिए अब चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला देश का पहला जलवायु पूर्वानुमान मॉडल कहाँ विकसित किया गया है? ऑप्शन है बंगलुरु, पुणे, दिल्ली या हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुणे। आईआईटी पुणे ने हाल में जलवायु पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है, जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाने वाला देश का प्रथम राष्ट्रीय जलवायु पूर्वानुमान मॉडल है। इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में सहायता मिलेगा तथा लोग जलवायु परिवर्तन के कारणों के प्रति सचेत भी होंगे। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं पहले से और बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। चलिए अब चलते हैं दिन के 6ठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, कोविड-19 की दवा फैबीफ्लू किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है रेनबैक्सी, कैडिला, ग्लेनमार्क या ग्लैक्सो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्लेनमार्क। यह फैबीफ्लू दवा कोविड-19 से मामूली और मध्यम रूप से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी होगा। इस दवा की एक टैबलेट की कीमत अभी वर्तमान में 103 रुपये रखा गया है। अभी इस दवा का इस्तेमाल केवल वयस्कों के लिए ही लागू किया गया है। अब यहाँ ग्लेनमार्क का वर्णन है। तो यह एक भारतीय मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी है जिसका स्थापना 1977 में हुआ था। वर्तमान में इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ग्लेन सल्डान्हा हैं। चलिए अब चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में किस देश ने अपने यहाँ के विदेशी बहू को 7 साल बाद नागरिकता देने का बात कहा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत की बेटियों पर पड़ेगा। अब जो भारतीय बेटियां नेपाली पुरुषों से शादी करेंगी उन्हें नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना होगा। साथ ही उन्हें अपना पुराना नागरिकता भी छोड़ना होगा। हालांकि 7 साल का ये नियम भारत में भी अब वर्तमान में लागू है, परंतु यह नियम नेपाल पर लागू नहीं होता है। हाल में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने भी ये बात कहा था कि नेपाल से हमारा संबंध बेटी और रोटी का है। तो माना जा रहा है इस कदम से इस पे चोट पहुंचेगा। नेपाल के इस निर्णय का ज़्यादा प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर पड़ने का संभावना है। चलिए अब चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, पटना मेट्रो के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है शिवदास मीना, कामरान रिजवी, अमृत प्रत्यय या आनंद किशोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामरान रिजवी। हाल में कामरान रिजवी को पटना मेट्रो का अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पूर्व के अध्यक्ष शिवदास मीना का तबादला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर दिया गया था। अब देखते हैं कि वर्तमान में पटना मेट्रो के एमडी कौन हैं। तो वर्तमान में पटना मेट्रो के एमडी आनंद किशोर हैं। यहाँ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पटना मेट्रो में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है।
यही कारण है कि एमडी की नियुक्ति राज्य सरकार एवं अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। अब चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है 2019 में भारत चीन के बीच व्यापार में भारत को कितना का व्यापार घाटा हुआ है? ऑप्शन है 48 अरब डॉलर, 52 अरब डॉलर, 57 अरब डॉलर या 67 अरब डॉलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 57 अरब डॉलर। 2019 में भारत ने चीन से लगभग 75 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को सिर्फ 18 अरब डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया। इससे भारत को 57 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। अब यहाँ चीन का वर्णन है। तो अभी चीन चर्चा में बना हुआ है। यह चर्चा दो विषयों के कारण चीन चर्चा में बना हुआ है। पहला कारण जो है वह कोरोना है तथा दूसरा कारण भारत से वर्तमान में व्याप्त तनाव है। हाल में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सेनाओं के बीच संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं, जिससे वर्तमान में दोनों देशों में तनाव व्याप्त है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अब चलिए चलते हैं दिन के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है ओडीओपी मिशन कहाँ लागू किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। वर्तमान में देश में चीनी सामानों के बहिष्कार के बीच उत्तर प्रदेश में इस योजना के सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ गया है। इस योजना में एक जिले में किसी एक खास उत्पाद को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश का वर्णन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए अब चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन थे पेताला हरिकृष्णन, विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन या शख्रियार मामेडी-रो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था शख्रियार मामेडी-रो। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है? ऑप्शन है सहरसा, खगड़िया, मधुबनी या बेगूसराय। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।